आज हम देखेंगे तेनालीराम की कहानी जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। तेनालीराम को उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए जाना जाता है। बच्चों को सबसे पहले उनके बारे में बता देना चाहिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं तेनालीराम कौन थे और किस कारण से वो प्रसिद्ध हैं। तेनालीराम कृष्ण दक्षिण भारत के एक महान कवि, विद्वान, विचारक और विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में विशेष सलाहकार थे। वो राजा को न केवल राज्य चलाने के लिए बेहतरीन सलाह देते थे, बल्कि अपनी चतुरता के कारण राज्य की किसी भी समस्या का समाधान करने की योग्यता रखते थे। उनकी तेज बुद्धि के कई किस्से और कहानियां हमारे देश में प्रसिद्ध हैं। तेनालीराम की कहानियां बहुत ही लोकप्रिय हैं। कहानियां जो उनकी चतुराई, बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी को दर्शाती हैं। आज हम तेनालीराम की 4 अनोखी कहानियां देखेंगे। पहली कहानी है मटके में मुंह। एक बार महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से किसी कारणवश बहुत नाराज हो गए। उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने तेनालीराम को सख्त आदेश दिया, पंडित तेनालीराम, अब तुम हमें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाओगे। अगर तुमने हमारे इस आदेश का पालन नहीं किया तो तुम्हें कोड़े मारने का हुक्म दिया जाएगा। तेनालीराम महाराज की यह बात सुनकर बिना कुछ कहे वहां से चले गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो तेनालीराम से जलने वाले कुछ मंत्रियों ने महाराज के दरबार में आने से पहले ही उनके कान भरने शुरू कर दिए। वे महाराज से बोले, महाराज, तेनालीराम आपके स्पष्ट आदेश के बावजूद दरबार में आ पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ आकर वे हंसी मजाक भी कर रहे हैं। यह तो आपके आदेश का उल्लंघन है और उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। मंत्रियों की बात सुनकर महाराज का गुस्सा और भड़क गया और वे तेजी से दरबार की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही महाराज दरबार में पहुंचे, उन्होंने देखा कि तेनालीराम वहां खड़े हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक बड़ा मटका पहना हुआ है। मटके में सिर्फ उनकी आंखों के सामने 2 छोटे छेद थे जिससे वे देख पा रहे थे। तेनालीराम की इस विचित्र स्थिति को देखकर महाराज और भी नाराज हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा, पंडित तेनालीराम, हमने तुम्हें साफ साफ कहा था कि तुम हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। फिर तुमने हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? तेनालीराम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन किया है। आप देख सकते हैं, मैंने अपनी शक्ल बिल्कुल नहीं दिखाई। मेरा चेहरा मटके के अंदर छिपा हुआ है। हाँ, इन 2 छोटे छेदों से मुझे आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने तो मुझे आपकी शक्ल देखने से मना नहीं किया था। तेनालीराम की यह बात सुनकर महाराज कृष्णदेव राय का गुस्सा तुरंत शांत हो गया और वे हंसी से झूम उठे। उनकी हंसी दरबार में गूंजने लगी और वे बोले, पंडित तेनालीराम, तुम्हारी बुद्धि के आगे हमारा गुस्सा टिक ही नहीं सकता। तुम्हारे जैसा चतुर व्यक्ति इस दरबार में होना हमारे लिए गर्व की बात है। अब इस मटके को उतारो और अपनी जगह पर बैठ जाओ। तेनालीराम ने मटके को उतारकर सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठ गए। महाराज और सभी दरबारी उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर हम चतुराई से सोचें और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। दूसरी कहानी है मुट्ठी भर अनाज। एक समय की बात है, विजयनगर साम्राज्य में विद्युल्ता नाम की एक महिला रहती थी। विद्युल्ता को अपनी बुद्धिमत्ता और उपलब्धियों पर बहुत गर्व था। उसे हमेशा अपनी चतुराई और ज्ञान का प्रदर्शन करना अच्छा लगता था। उसकी यह आदत धीरे धीरे अहंकार में बदल गई। उसने खुद को इतना योग्य समझा कि एक दिन उसने अपने घर के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा दिया। बोर्ड पर लिखा था, जो कोई भी मुझे बुद्धिमानी में हरा देगा, उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। यह घोषणा पूरे राज्य में फैल गई।
कई विद्वान, बुद्धिजीवी और विद्या में पारंगत लोग उसकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए उसके पास पहुंचे। लेकिन विद्युल्ता इतनी चालाक थी कि कोई भी उसे हरा नहीं सका। वह हमेशा किसी न किसी तरीके से सभी को मात दे देती थी। उसकी चुनौती अब एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी थी और लोग उसे हराने की सोचने लगे। एक दिन एक साधारण सा जलाऊ लकड़ी बेचने वाला उसके घर के सामने से गुजर रहा था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, लकड़ियां ले लो, जलाऊ लकड़ी ले लो। विद्युल्ता इस शोर से परेशान हो गई और गुस्से में बाहर आकर उस लकड़ी वाले से बोली, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कितने में बेच रहे हो ये लकड़ियां? लकड़ी वाला मुस्कुराते हुए बोला, मुझे इन लकड़ियों के बदले कुछ पैसे नहीं चाहिए, मैं बस मुट्ठी भर अनाज के बदले में इन्हें दे दूंगा। विद्युल्ता को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि यह तो बहुत सस्ता सौदा है। बिना ज्यादा सोचे उसने लकड़ी वाले से कहा, ठीक है, ये लकड़ियां पिछवाड़े में रख दो, मैं तुम्हें अनाज देती हूं। लकड़ी वाले ने लकड़ियां रख दी, लेकिन तब उसने कहा, आपने शायद मेरी बात सही से नहीं सुनी। मैं मुट्ठी भर अनाज के बदले नहीं बल्कि मुट्ठी में समा सकने वाले पूरे अनाज की बात कर रहा था। यह सुनकर विद्युल्ता चौंक गई और उसे लकड़ी वाले की बात समझ नहीं आई। उसने फिर पूछा, तुम्हें असल में चाहिए क्या? लकड़ी वाला शांत स्वभाव में बोला, मैंने तो पहले ही बता दिया कि मुझे मुट्ठी भर अनाज चाहिए। लेकिन अगर आप समझ नहीं पाई हैं, तो इसका मतलब है कि आप उतनी बुद्धिमान नहीं हैं जितना आप खुद को समझती हैं। यह सुनकर विद्युल्ता को बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा, यह बकवास है। मैं तुम्हें अनाज दूंगी और इसे खत्म करूंगी। लकड़ी वाला हंसते हुए बोला, अगर यह बकवास है तो आप अदालत में चलिए और वहां फैसला हो जाएगा। दोनों अदालत पहुंचे। राजा ने दोनों की बातें सुनी। राजा ने लकड़ी वाले से पूछा कि वह असल में क्या मांग रहा था। लकड़ी वाले ने कहा, मैं मुट्ठी भर अनाज की बात कर रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि वह अनाज इतना हो जो मेरी दोनों मुट्ठियों में समा जाए, और यह बिल्कुल संभव नहीं है। मैंने यह चुनौती इसलिए दी क्योंकि मैंने सोचा कि जो व्यक्ति खुद को इतना बुद्धिमान मानता है, उसे यह समझना चाहिए था। राजा ने कुछ देर सोचा और फैसला सुनाया कि लकड़ी वाला सही है। उन्होंने विद्युल्ता को उसकी गलती समझाई और उसे लकड़ी वाले को 1000 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। विद्युल्ता यह हार सहन नहीं कर पाई। उसने सोचा, एक साधारण सा लकड़ी बेचने वाला मुझे बुद्धिमानी में कैसे हरा सकता है। उसने उस लकड़ी वाले की पहचान जानने की ठानी। जब उसने पूरी पड़ताल की तो उसे पता चला कि वह लकड़ी बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि तेनालीराम थे, जो राज्य के सबसे चतुर और चालाक व्यक्ति माने जाते थे। यह जानकर विद्युल्ता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तेनालीराम से माफी मांगी। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हमारे पास कितनी भी बुद्धिमत्ता और कौशल क्यों न हो, हमें विनम्र और सरल बने रहना चाहिए। अहंकार इंसान को नीचे गिरा सकता है, जबकि विनम्रता हमेशा उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। तीसरी कहानी, गधों को सलाम। यह कहानी एक समय की है जब राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तथाचार्य नामक एक रूढ़िवादी शिक्षक थे, जो वैष्णव संप्रदाय से ताल्लुक रखते थे। तथाचार्य अपने व्यवहार में बहुत ही कठोर थे और अन्य समुदायों के लोगों को बहुत नीचा समझते थे। जब भी वे किसी दूसरे संप्रदाय या जाति के व्यक्ति को देखते तो तुरंत अपना चेहरा ढक लेते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से वे पाप से बच जाएंगे और अगले जन्म में गधा बनने की आशंका से मुक्त रहेंगे। राजा और अन्य दरबारी तथाचार्य के इस व्यवहार से बहुत परेशान थे। वे चाहते थे कि तथाचार्य को समझाया जाए ताकि वह अपना यह अजीब व्यवहार छोड़ दे। तेनालीराम, जो अपने बुद्धिमत्तापूर्ण उपायों के लिए प्रसिद्ध थे,
से राजा और दरबारियों ने इस समस्या का समाधान ढूंढने की मदद मांगी। तेनालीराम तथाचार्य के इस अभद्र व्यवहार को ठीक करने के लिए एक योजना बनाते हैं। एक दिन वे तथाचार्य के घर जाते हैं। जब तथाचार्य ने तेनालीराम को देखा तो उन्होंने तुरंत अपने पुराने आदत अनुसार अपना चेहरा ढक लिया। यह देखकर तेनालीराम ने तथाचार्य से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तथाचार्य ने गंभीरता से जवाब दिया, तुम्हें देखने से मैं पापी बन जाऊंगा और अगले जन्म में गधा बनूंगा। तेनालीराम ने तथाचार्य की इस बात को याद रख लिया और इसे ही सबक सिखाने का आधार बना लिया। कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेव राय तथाचार्य और अन्य दरबारियों के साथ एक पिकनिक पर गए। रास्ते में कुछ गधे दिखाई दिए। अचानक तेनालीराम गधों के पास दौड़कर उन्हें सलाम करने लगे। यह देखकर राजा और दरबारी हैरान हो गए। राजा ने तेनाली से पूछा, तुम इन गधों को सलाम क्यों कर रहे हो? तेनालीराम ने गंभीरता से जवाब दिया, महाराज, मैं तथाचार्य के पूर्वजों को सलाम कर रहा हूं, जो शायद हमारे चेहरों को देखने की वजह से गधा बन गए हैं। तेनालीराम की यह बात सुनकर तथाचार्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि दूसरों को उनकी जाति, धर्म या संप्रदाय के आधार पर नीचा समझना गलत है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और यह प्रण लिया कि वे अब कभी भी किसी को देखकर अपना चेहरा नहीं ढकेंगे। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म या संप्रदाय के आधार पर छोटा नहीं समझना चाहिए। सभी मनुष्यों का समान सम्मान होना चाहिए। चौथी कहानी, वर्तमान का आनंद। एक दिन की बात है, तेनालीराम और उसका मित्र एक पेड़ के नीचे झूले पर लेटे हुए थे। आसमान साफ था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। दोनों झूले का आनंद ले रहे थे और बिना कुछ बोले एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। तेनालीराम अपने मित्र को ध्यान से देख रहा था और उसने महसूस किया कि उसके मित्र के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। इस पर तेनालीराम को जिज्ञासा हुई और उसने अपने मित्र से पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? आखिर क्या सोच रहे हो? मित्र ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं उस दिन के बारे में सोच रहा हूं जब मैं वास्तव में खुश होऊंगा। तेनालीराम ने उसकी बात सुनकर पूछा, तुम कब खुश होगे? आखिर क्या बात तुम्हें इतनी खुशी देगी? मित्र ने जवाब दिया, मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे पास समुद्र के किनारे एक बड़ा सुंदर घर होगा। उस घर के सामने एक आरामदायक घोड़ा गाड़ी खड़ी होगी, मेरे पास बहुत सारी मुद्राएं होंगी, एक सुंदर पत्नी होगी और 4 बेटे होंगे जो सभी शिक्षित होंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। तेनालीराम ने कुछ पल चुप रहकर सोचा और फिर हंसते हुए पूछा, और उसके बाद क्या करोगे? मित्र ने उत्तर दिया, उसके बाद मैं आराम से समुद्र के किनारे लेट जाऊंगा, ठंडी ठंडी हवा का आनंद लूंगा और बस खुश रहूंगा। यह सुनकर तेनालीराम जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी को देखकर मित्र थोड़ा चौंक गया और उससे पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? तेनालीराम ने हंसते हुए कहा, अरे मित्र, तुम वो सब करने के बाद जो आनंद लेने की बात कर रहे हो, वही तो अभी कर रहे हो। तुम समुद्र के किनारे नहीं, पर यहाँ झूले पर आराम कर रहे हो, ठंडी हवा का आनंद ले रहे हो और हंस रहे हो। तो फिर तुम क्यों उस भविष्य की चिंता में पड़े हो जो तुम्हें वही खुशी देगा जो तुम अभी महसूस कर रहे हो? तेनालीराम की यह बात सुनकर मित्र भी मुस्कुराने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि भविष्य की चिंता में समय गंवाने से बेहतर है कि वर्तमान का आनंद लिया जाए। उसने कहा, तुम सही कह रहे हो तेनाली, असली खुशी इसी पल में है। भविष्य के सपनों के पीछे भागने से अच्छा है कि हम इस क्षण में खुश रहें। इस पर दोनों हंसने लगे और उस पल का और अधिक आनंद लेने लगे। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें वर्तमान में खुश रहना चाहिए और भविष्य की अनिश्चितताओं के। आज हम तेनालीराम की 4 अनोखी कहानियां देखेंगे। पहली कहानी, शिकारी झाड़ियां।
महाराज कृष्णदेव हर साल ठंड के मौसम में नगर के बाहर डेरा डाला करते थे। इस दौरान महाराज और उनके कुछ दरबारी व सैनिक उनके साथ तंबू लगाकर रहते थे। राज्य के सभी कामकाज को छोड़कर उन दिनों गीत संगीत की महफिलें सजती और कभी किस्से कहानियों के दौर चला करते थे। ऐसी ही एक सुहानी शाम में महाराज के मन में शिकार पर जाने का विचार आया। महाराज ने दरबारियों से कहकर शिकार की तैयारियां शुरू करवाईं। इसके बाद अगली ही सुबह महाराज अन्य दरबारियों व कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकलने लगे। तेनालीराम महाराज के प्रिय थे, उन्होंने उनसे भी शिकार पर साथ चलने को कहा। महाराज की बात सुनकर एक दरबारी कहने लगा, रहने दीजिए महाराज, तेनालीराम की उम्र हो चली है और अब वह शिकार पर जाएंगे तो जल्दी ही थक जाएंगे। दरबारी की बात सुनकर सभी हंसने लगे, लेकिन तेनालीराम ने कुछ नहीं बोले। इतने में महाराज ने तेनालीराम से कहा कि वह दरबारियों की बातों पर ध्यान न दें और उनके साथ शिकार पर चलें। महाराज के कहने पर तेनालीराम भी एक घोड़े पर सवार होकर काफिले के साथ चल पड़े। कुछ समय बाद महाराज का काफिला जंगल के बीच पहुंच गया। शिकार के लिए नजरें दौड़ाते हुए महाराज को पास ही एक हिरण दिखाई दिया। हिरण पर निशाना साधने के लिए जैसे ही राजा ने तीर कमान पर चढ़ाया, हिरण वहां से भागने लगा और महाराज अपने घोड़े पर उसका पीछा करने लगे। महाराज को हिरण के पीछे जाते देख अन्य दरबारियों के साथ तेनालीराम भी महाराज का पीछा करने लगे। जैसे ही महाराज ने हिरण पर निशाना साधा, वो एक घनी झाड़ियों में जाने लगा। महाराज निशाना लगाने के लिए हिरण के पीछे झाड़ियों में जाने लगे। तभी तेनालीराम ने पीछे से महाराज को रुकने के लिए आवाज दी। तेनालीराम की आवाज से महाराज का ध्यान भंग हो गया और उनका निशाना चूक गया। हिरण के झाड़ियों में जाते ही महाराज ने पलटकर गुस्से से तेनालीराम को देखा। महाराज ने तेनालीराम को डांटते हुए पूछा कि आखिर उसने उन्हें झाड़ियों में जाने क्यों नहीं दिया। नाराज होते हुए राजा कृष्णदेव ने कहा कि उसके चलते हिरण का शिकार नहीं हो पाया। महाराज की डांट सुनने पर भी तेनालीराम चुप्पी साधे रहे। महाराज के चुप होने पर तेनालीराम ने एक सैनिक को पेड़ पर चढ़कर झाड़ियों के उस पार देखने को कहा। तेनालीराम के कहने पर सैनिक ने देखा कि वह हिरण जिसका महाराज पीछा कर रहे थे, वो कंटीली झाड़ियों में फंसा हुआ है और बुरी तरह से लहूलुहान है। काफी देर तक प्रयास करने के बाद भी वह हिरण उन कंटीली झाड़ियों से निकल पाया और लड़खड़ाते हुए जंगल की ओर भाग गया। पेड़ से उतरकर सैनिक ने महाराज को पूरी आंखों देखी सुनाई। सैनिक की बात सुनकर महाराज को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने तेनालीराम को पास बुलाया और उससे पूछा कि क्या उसे पहले से पता था कि वहां कंटीली झाड़ियां हैं। महाराज की बात सुनकर तेनालीराम ने कहा, जंगल में कई ऐसी झाड़ियां होती हैं जो व्यक्ति को लहूलुहान करके अधमरा छोड़ सकती है। मुझे शक था कि आगे ऐसी ही शिकारी झाड़ियां हो सकती हैं। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज उसकी सूझबूझ के एक बार फिर कायल हो गए। महाराज ने अन्य दरबारियों की ओर देखते हुए कहा कि तुम लोग नहीं चाहते थे कि तेनालीराम शिकार पर आए, लेकिन आज उसके ही कारण मेरी जान बची है। महाराज ने तेनालीराम की पीठ थपथपाते हुए कहा कि तुम्हारी बुद्धि और सूझबूझ का कोई मुकाबला नहीं है। कहानी की सीख: जल्दबाजी में उठाए गए कदम कई बार हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए परिस्थिति व आसपास की चीजों को देखते हुए ही सूझबूझ से काम करना चाहिए। दूसरी कहानी, बिल्ली दूध नहीं पीती। दक्षिण भारत के विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय का राज था। एक बार विजयनगर में चूहों ने बहुत तबाही मचाई, जिससे पूरी प्रजा परेशान थी, क्योंकि चूहे आए दिन किसी के कपड़े कुतर जाते तो किसी की फसल और अनाज को नुकसान पहुंचाते। इससे परेशान होकर एक दिन पूरी प्रजा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंची और उनकी समस्या दूर करने की प्रार्थना की। प्रजा के मुखिया ने राजा कृष्णदेव राय से कहा, महाराज, हमें चूहों के आतंक से मुक्ति दिलाइए। हम इन चूहों के आतंक से तंग आ चुके हैं। मुखिया की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि हर घर में एक बिल्ली पाली जाए और उसकी देखभाल की जाए। बिल्लियों की देखभाल के लिए उन्होंने हर घर में एक एक गाय भी दे दी। महाराज ने तेनालीराम को भी एक बिल्ली और एक गाय दी। बिल्लियों के आने से चूहे कुछ ही दिनों में भाग गए और गायों का दूध पीकर बिल्लियां भी माइटी हो गईं। अब प्रजा के सामने बस एक ही समस्या थी कि समय से बिल्लियों को दूध दिया जाए और गायों का पालन किया जाए। वहीं बिल्लियां दूध पी पी कर इतनी मोटी हो गईं कि चलती फिरती तक नहीं थी।
तेनालीराम की बिल्ली भी मोटी और सुस्त हो गई थी। वह अपनी जगह से हिलती भी नहीं थी। एक दिन बिल्ली के आलसीपन से परेशान होकर तेनालीराम को योजना सूझी। उसने रोज की तरह बिल्ली के सामने दूध से भरा कटोरा रख दिया, लेकिन इस बार दूध बहुत गर्म था। उसे मुंह लगाते ही बिल्ली का मुंह जल गया और उसने दूध नहीं पिया। इस प्रकार कई दिन निकल गए, जिससे बिल्ली दुबली हो गई और भागने भी लगी। इसी बीच राजा कृष्णदेव राय ने सभा में बिल्लियों का निरीक्षण करने का ऐलान कर दिया और एक तय दिन पर पूरी प्रजा को अपनी अपनी बिल्लियां दरबार में लाने का आदेश दिया। सभी की बिल्लियां बहुत मोटी हो गई थीं, लेकिन तेनालीराम की बिल्ली बहुत दुबली थी। राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि मेरी बिल्ली ने दूध पीना छोड़ दिया है। राजा ने इस बात को नहीं माना और उसने एक कटोरा दूध बिल्ली के सामने रखा। दूध को देखते ही बिल्ली भाग खड़ी हुई। इस घटना को देखकर सभी दंग रह गए। राजा ने तेनालीराम से इसका राज जानना चाहा। तब तेनालीराम ने कहा, महाराज, अगर सेवक ही आलसी हो जाए तो उसका रहना मालिक पर बोझ बन जाता है। वैसे ही इन सभी बिल्लियों के साथ भी है। मैंने अपनी बिल्ली का आलस भगाने के लिए उसे गर्म दूध दिया, जिससे उसका मुंह जल गया और वह खुद से ही अपना भोजन तलाशने लगी। इससे वह ठंडा दूध देखकर भी भाग जाती और अपना भोजन खुद ही तलाश करती। धीरे धीरे यह चुस्त और तेज हो गई। ठीक ऐसे ही मालिक को अपने सेवक के साथ करना चाहिए और उसे आलसी नहीं बनने देना चाहिए। तेनालीराम की बात राजा को पसंद आई और उन्होंने तेनालीराम को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। कहानी से सीख: हमें कभी भी किसी को इतना आराम नहीं देना चाहिए कि वह आलसी हो जाए, जैसे इस कहानी में बिल्ली के साथ हुआ। साथ ही मेहनत करने वाली की सभी कद्र करते हैं। तीसरी कहानी, मनपसंद मिठाई। तेनालीराम हमेशा जवाब देने के अपने नायाब तरीकों के कारण जाने जाते थे। उनसे कोई भी सवाल पूछा जाए, वह हमेशा एक अलग अंदाज के साथ जवाब देते थे, फिर चाहे वो सवाल उनकी मनपसंद मिठाई का ही क्यों न हो। आइए जानते हैं कि कैसे तेनालीराम ने अपनी मनपसंद मिठाई के पीछे महाराज कृष्णदेव राय की कसरत करवा दी। सर्दियों की एक दोपहरी महाराज कृष्णदेव राय, राजपुरोहित और तेनालीराम महल के बागीचे में टहल रहे थे। महाराज बोले, इस बार बहुत गजब की ठंड पड़ रही है। सालों में ऐसे ठंड नहीं पड़ी। ये मौसम तो भरपूर खाने और सेहत बनाने का है। क्यों राजपुरोहित जी, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज आप। इस मौसम में ढेर सारे सूखे मेवे, फल और मिठाइयां खाने का मजा ही अलग होता है, राजपुरोहित ने जवाब दिया। मिठाइयों का नाम सुनकर महाराज बोले, यह तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे ठंड में कौन सी मिठाइयां खाई जाती हैं? राजपुरोहित बोले, महाराज, सूखे मेवों की बनी ढेर सारी मिठाइयां जैसे काजू कतली, बर्फी, हलवा, गुलाब जामुन आदि। ऐसी और भी कई मिठाइयां हैं जो हम ठंड में खा सकते हैं। यह सुनकर महाराज हंसने लगे और तेनालीराम की तरफ मुड़कर बोले, आप बताइए तेनाली, आपको ठंड में कौन सी मिठाई पसंद है? इस पर तेनाली ने जवाब दिया, महाराज, राजपुरोहित जी, आप दोनों रात को मेरे साथ चलिए। मैं आपको अपनी मनपसंद मिठाई खिला दूंगा। साथ क्यों? आपको जो मिठाई पसंद है हमें बताइए, हम महल में ही बनवा देंगे, महाराज ने बोला। नहीं महाराज, वह मिठाई यहां किसी को बनानी नहीं आएगी। आपको मेरे साथ बाहर ही चलना होगा, तेनाली ने कहा। चलिए ठीक है, आज रात को खाने के बाद की मिठाई हम आपकी मनपसंद जगह से ही खाएंगे, महाराज ने हंसकर कहा। रात को खाना खाने के बाद महाराज और राजपुरोहित ने साधारण कपड़े पहने और तेनाली के साथ चल पड़े। गांव पार करके खेतों में बहुत दूर तक चलने के बाद महाराज बोले, हमें और कितना चलना पड़ेगा तेनाली? आज तो तुमने हमें थका दिया है। बस कुछ ही दूर और, तेनाली ने उत्तर दिया। जब वो सभी मिठाई वाली जगह पहुंच गए तो तेनाली ने महाराज और राजपुरोहित को एक खाट पर बिठवा दिया और खुद मिठाई लेने चले गए। थोड़ी देर में वे अपने साथ 3 कटोरियों में गर्मा गर्म मिठाई ले आए। जैसे ही महाराज ने उस मिठाई को चखा, उनके मुंह से वाह से अलावा और कुछ नहीं निकला। महाराज और राजपुरोहित एक बार में पूरी मिठाई चट कर गए। इसके बाद उन्होंने तेनाली से कहा, वाह पंडित रामकृष्णा, मजा आ गया। क्या थी यह मिठाई?
हमने यह पहले कभी नहीं खाई है। महाराज की बात पर तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज ये गुड़ था। यहाँ पास ही में गन्नों का खेत है और किसान उसी से यहाँ रात को गुड़ बनाते हैं। मुझे यहाँ आकर गुड़ खाना बहुत पसंद है। मेरा मानना है कि गर्मागर्म गुड़ भी बेहतरीन मिठाई से कम नहीं होता। बिल्कुल पंडित रामा, बिल्कुल। इसी बात पर हमारे लिए एक कटोरी मिठाई और ले आइए। इसके बाद तीनों ने एक कटोरी गुड़ और खाया और फिर महल को लौट गए। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी चीजों में भी वो खुशी मिल सकती है जो कई पैसे खर्च करने पर भी नहीं मिलती। चौथी कहानी, अपराधी बकरी। हर दिन की तरह ही राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी वहां एक चरवाहा अपनी फरियाद लेकर पहुंच गया। चरवाहे को देख राजा कृष्णदेव ने उसके दरबार में आने की वजह पूछी। तब चरवाहा बोला, महाराज मेरे साथ बड़ा गलत हुआ है। मेरे घर के करीब में रहने वाले आदमी के घर की दीवार ढह गई और उसके नीचे आने की वजह से मेरी बकरी मर गई। वहीं जब मैंने उससे अपनी मरी हुई बकरी का हर्जाना मांगा तो वह हर्जाना देने से मना कर रहा है। चरवाहे की बात पर महाराज कुछ बोलते उससे पहले ही तेनालीराम अपनी जगह से उठा और बोला, बेशक महाराज दीवार के गिरने के कारण बकरी मारी, लेकिन इसके लिए उस अकेले पड़ोसी को दोषी नहीं माना जा सकता है। राजा के साथ दरबार मौजूद सभी मंत्री और दरबारी भी तेनालीराम की इस बात को सुनकर हैरत में पड़ गए। राजा ने तेनालीराम से तुरंत पूछा, फिर तुम्हारे हिसाब से और कौन दीवार गिरने के लिए अपराधी है? इस पर तेनालीराम बोला, वो मुझे नहीं पता, लेकिन यदि आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं इस बात का पता लगाकर सच आपके सामने ले आऊंगा। राजा को तेनालीराम का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने तेनालीराम को असली अपराधी का पता लगाने के लिए समय दे दिया। राजा की आज्ञा पाकर तेनालीराम ने चरवाहे के पड़ोसी को बुलवाया और मरी हुई बकरी के बदले कुछ पैसे चरवाहे को देने को कहे। इस पर चरवाहे का पड़ोसी हाथ जोड़कर बोला, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। उस दीवार को बनाने का काम तो मिस्त्री ने किया था। ऐसे में असल अपराधी तो वो हुआ। तेनालीराम को चरवाहे के पड़ोसी की यह बात सही लगी। इसलिए तेनालीराम ने उस मिस्त्री को बुला लिया जिसने उस दीवार को बनाया था। मिस्त्री भी वहां पहुंचा, लेकिन उसने भी अपना दोष नहीं माना। मिस्त्री बोला, मुझे बेकार ही दोषी करार दिया जा रहा है। असल दोषी तो वे मजदूर हैं जिन्होंने मसाले में पानी ज्यादा मिलाकर मसाले को खराब कर दिया, जिससे दीवार मजबूत न बन सकी और गिर गई। मिस्त्री की बात सुनकर मजदूरों को बुलवाने के लिए सैनिकों को भेजा गया। जब वहां पहुंचकर सारा मामला मजदूरों को पता चला तो मजदूर बोले, इसके लिए हम दोषी नहीं बल्कि वह व्यक्ति है जिसने मसाले में ज्यादा पानी डाल दिया था। इसके बाद मसाले में अधिक पानी डालने वाले व्यक्ति को भी राजा के दरबार में पहुंचने का संदेशा भिजवाया गया। पानी मिलाने वाले व्यक्ति ने दरबार में पहुंचते ही कहा, जिस आदमी ने मसाले में पानी डालने के लिए मुझे बर्तन दिया था, असल दोष उसका है। वह बर्तन बहुत बड़ा था, इस कारण पानी का अंदाजा न लग सका और मसाले में पानी अधिक पड़ गया। तेनालीराम के पूछने पर मसाले में पानी अधिक डालने वाले व्यक्ति ने कहा, वह बड़ा बर्तन उसे चरवाहे ने ही दिया था। उसी के कारण मिश्रण में अधिक पानी पड़ गया और दीवार कमजोर बनी। फिर क्या था? तेनालीराम चरवाहे की ओर देखते हुए बोला, इसमें दोष तुम्हारा ही है। तुम्हारे कारण ही बकरी की जान गई। जब बात घूमकर चरवाहे पर आ गई तो वह कुछ बोल न सका और चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया। वहीं दरबार में मौजूद सभी दरबारी तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और न्याय का गुणगान करने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने साथ हुई अनहोनी के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दोषी ठहराना सही नहीं है। ऐसे में चाहिए कि धैर्य रखकर समस्या का समाधान तलाशा जाए। आज हम तेनालीराम की 4 अनोखी कहानियां देखेंगे। पहली कहानी, तेनालीराम और नीलकेतु की कहानी। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में नीलकेतु नाम का एक व्यक्ति आया। नीलकेतु काफी दुबला पतला व्यक्ति था। वो दरबार में पहुंचा और राजा कृष्णदेव राय को बताया कि वो नील देश से आया है और अभी वो विश्व देखने के लिए यात्रा पर निकला है। उसने राजा को यह भी बताया कि सभी जगह घूमने के बाद वो राजा के दरबार में पहुंचा है। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय काफी खुश हुए। फिर राजा ने उसका स्वागत विशेष मेहमान के रूप में किया।
राजा द्वारा किए गए सम्मान और सत्कार को देखकर नीलकेतु काफी खुश हुआ। उसने राजा से बोला, महाराज, मैं उस जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ कई सारी परियां रहती हैं। मैं अपने जादू से उन्हें बुला भी सकता हूँ। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय काफी खुश हुए और बोले, अच्छा, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? यह सुनकर नीलकेतु ने राजा को रात में तालाब के पास आने को कहा और बोला कि वो परियों को मनोरंजन और नृत्य के लिए बुला सकता है। यह सुनकर राजा ने नीलकेतु की बात मान ली। फिर जैसे ही रात हुई, राजा अपने घोड़े पर बैठकर तालाब की ओर चल दिए। राजा जैसे ही तालाब के पास पहुंचे तो वहां पास ही में एक किले के सामने नीलकेतु राजा का इंतजार कर रहा था। राजा उसके पास पहुंचे तो नीलकेतु ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि महाराज, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है और सारी परियां किले के अंदर ही मौजूद हैं। राजा जैसे ही नीलकेतु के साथ किले के अंदर जाने लगे, तभी राजा के सैनिकों ने नीलकेतु को बंधक बना लिया। यह देख राजा हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? तुम सब ने इसे बंधक क्यों बना लिया है? उसी वक्त किले के अंदर से तेनालीराम बाहर आए और उन्होंने कहा, महाराज, मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है। तेनाली ने बताना शुरू किया। उसने कहा, महाराज, यह नीलकेतु कोई यात्रा करने वाला नहीं है, बल्कि नील देश का रक्षा मंत्री है और उसने धोखे से आपको यहाँ बुलाया है। किले के अंदर कोई परियां नहीं है। यह सिर्फ आपको यहाँ मारने के लिए लेकर आया था। यह सुनकर राजा ने तेनालीराम को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया और पूछा, तुम्हें इस बात का कैसे पता चला तेनाली? फिर तेनाली ने कहा कि महाराज, पहले दिन ही जब वो दरबार में आया था, उसी दिन मुझे इस पर शक हो गया था। उसके बाद मैंने इसके पीछे अपने साथियों को जासूसी के लिए लगा दिया था, जिससे मुझे पता चला कि यह आपको मारने की योजना बना रहा था। तेनालीराम की सूझबूझ के लिए राजा कृष्णदेव राय ने उन्हें धन्यवाद दिया। कहानी से सीख: किसी भी नए व्यक्ति पर पूरी तरह आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए हमेशा अपरिचित व्यक्ति की परखने के बाद ही उसकी बात का विश्वास करना चाहिए। दूसरी कहानी, सुनहरा फूल। तेनालीराम हर बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसा कुछ करते थे कि विजयनगर के महाराज कृष्णदेव दंग रह जाते थे। इस बार उन्होंने एक तरकीब से राजा को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि एक बार राजा कृष्णदेव किसी काम के चलते कश्मीर चले गए। वहां उन्हें एक सुनहरे रंग का खिलने वाला फूल दिखा। वो फूल महाराज को इतना पसंद आया कि वो अपने राज्य विजयनगर लौटते समय उसका एक पौधा अपने साथ लेकर आ गए। महल पहुंचते ही उन्होंने माली को बुलाया। माली के आते ही महाराज ने उससे कहा, देखो, इस पौधे को हमारे बगीचे में ऐसी जगह लगाना कि मैं इसे अपने कमरे से रोज देख सकूं। इसमें सुनहरे रंग के फूल खिलेंगे जो मुझे काफी पसंद है। इस पौधे का काफी ख्याल रखना। अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम्हें प्राण दंड भी मिल सकता है। माली ने सिर हिलाते हुए राजा से पौधा लिया और उनके कमरे से दिखने वाली जगह में उसे लगा दिया। दिन रात माली उस फूल का खूब ख्याल रखता था। दिन जैसे ही बीतते गए उसमें सुनहरे फूल खिलने लगे। रोज राजा उठते ही सबसे पहले उसे देखते और फिर दरबार जाते थे। अगर किसी दिन राजा को महल से बाहर जाना पड़ता था तो उस फूल को न देख पाने के कारण उनका मन दुखी हो जाता था। एक दिन जब राजा सुबह उस फूल को देखने के लिए अपनी खिड़की पर आए तो उन्हें वो फूल दिखा ही नहीं। तभी उन्होंने माली को बुलवाया। महाराज ने माली से पूछा, वो पौधा कहाँ गया? मुझे उसके फूल क्यों दिख नहीं रहे हैं? जवाब में माली ने कहा, साहब, उसे कल शाम को मेरी बकरी खा गई। इस बात को सुनते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सीधे राजमाली को 2 दिन बाद मौत की सजा सुनाने का आदेश दे दिया। तभी वहां सैनिक आए और उसे जेल में डाल दिया। माली की पत्नी को जैसे ही इस बारे में पता चला, वो दरबार में राजा से फरियाद करने पहुंची। गुस्से में महाराज ने उसकी एक बात न सुनी। रोते रोते वो दरबार से जाने लगी। तभी एक व्यक्ति ने उसे तेनालीराम से मिलने की सलाह दी। रोते हुए माली की पत्नी ने तेनालीराम को अपने पति को मिली मौत की सजा और उस सुनहरे फूल के बारे में बताया। उसकी सारी बात सुनकर तेनालीराम ने उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया।
अगले दिन गुस्से में माली की पत्नी उस सुनहरा फूल खाने वाली बकरी को चौराहे में ले जाकर डंडे से पीटने लगती है। ऐसा करते करते बकरी अधमरी हो गई। विजयनगर राज्य में पशुओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना मना था। इसे क्रूरता माना जाता था, इसलिए कुछ लोगों ने माली की पत्नी की इस हरकत की शिकायत नगर कोतवाल को कर दी। सारा मामला जानने के बाद नगर कोतवाल के सिपाहियों को पता चला कि यह सब माली को मिले दंड की वजह से वो गुस्से में कर रही है। यह जानते ही सिपाही इस मामले को दरबार में लेकर गए। महाराज कृष्णराज ने पूछा कि तुम एक जानवर के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकती हो? ऐसी बकरी जिसके कारण मेरा पूरा घर उजड़ने वाला है। मैं विधवा होने वाली हूँ और मेरे बच्चे अनाथ होने वाले हैं, उस बकरी के साथ कैसा व्यवहार करूं महाराज? माली की पत्नी ने जवाब दिया। राजा कृष्णराज ने कहा, तुम्हारी बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया। ये बेजुबान जानवर तुम्हारा घर कैसे उजाड़ सकता है? उसने बताया, साहब, ये वही बकरी है जिसने आपके सुनहरे पौधे को खा लिया था। इसकी वजह से आपने मेरे पति को मौत की सजा सुना दी है। गलती तो इस बकरी की थी, लेकिन सजा मेरे पति को मिल रही है। सजा असल में इस बकरी को मिलनी चाहिए, इसलिए मैं इसे डंडे से पीट रही थी। अब महाराज को यह बात समझ आई कि गलती माली की नहीं, बल्कि बकरी की थी। यह समझते ही उन्होंने माली की पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पास इतनी बुद्धि कैसे आई कि इस तरह से मेरी गलती के बारे में समझा सको? उसने कहा कि महाराज, मुझे रोने के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। यह सब मुझे पंडित तेनालीराम जी ने समझाया है। एक बार फिर राजा कृष्णराय को तेनालीराम पर गर्व महसूस हुआ और उन्होंने कहा कि तेनालीराम, तुमने मुझे एक बार फिर बड़ी गलती करने से रोक दिया। यह कहते ही महाराज ने माली का मृत्यु दंड का फैसला वापस लेते हुए उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही तेनालीराम को उनकी बुद्धि के लिए 50,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार के रूप में दी। कहानी से सीख, समय से पहले कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करने से बड़ी मुसीबत से निपटा जा सकता है। तीसरी कहानी, रसगुल्ले की जड़। एक वक्त की बात है, एक बार राजा कृष्णदेव राय के राज्य में दूर देश ईरान से व्यापारी आता है। महाराज उस व्यापारी का स्वागत मेहमान की तरह शानदार तरीके से करते हैं। वह मेहमान के लिए तरह तरह के पकवान और स्वादिष्ट भोजन बनवाने का आदेश देते हैं। साथ ही कई अन्य सुविधाओं का आयोजन करते हैं। एक दिन महाराज के रसोइये ने शेख व्यापारी मेहमान के लिए रसगुल्ले बनाए। जब शेख व्यापारी ने रसगुल्ले खाए तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगे। उसने महल में मौजूद लोगों से रसगुल्लों की जड़ के बारे में पूछा। यह सुनकर रसोइया समेत महल के कई लोग सोच में पड़ जाते हैं। शेख व्यापारी की मांग के बारे में महाराज को जानकारी दी जाती है। फिर महाराज बिना देर किए अपने सबसे चतुर मंत्री तेनालीराम को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। महाराज की बात सुनकर तेनालीराम तुरंत रसगुल्ले की जड़ ढूंढने की चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। वो महाराज से एक कटोरे और छुरी की मांग करते हैं, साथ ही एक दिन का समय भी मांगते हैं। फिर अगले दिन महाराज की भरी सभा में तेनालीराम कटोरे में रसगुल्ले की जड़ लेकर आ जाते हैं। कटोरा मलमल के कपड़े से ढका होता है। तेनालीराम उस कटोरे के साथ शेख व्यापारी के पास जाते हैं और उन्हें कपड़ा हटाने को कहते हैं। जैसे ही शेख व्यापारी कटोरे का कपड़ा हटाता है तो वहां बैठा हर कोई हैरान हो जाता है। उस कटोरे में गन्ने के कई टुकड़े होते हैं। महाराज के साथ हर कोई हैरान होकर तेनालीराम से पूछता है कि यह क्या है। बुद्धिमान और चतुर तेनालीराम अपनी बात रखते हुए सभी को समझाते हैं कि कोई भी मिठाई चीनी से बनती है और चीनी को गन्ने के रस से बनाया जाता है, इसलिए रसगुल्ले की जड़ गन्ना है। तेनालीराम की यह बात सुनकर सभी हंस पड़े और खुश होकर तेनालीराम के बात से सहमत भी हुए। कहानी से सीख, किसी भी सवाल या परिस्थिति में चिंतित न होकर धैर्य के साथ विषय की जड़ तक जाना चाहिए, फिर उसका जवाब ढूंढना चाहिए। चौथी कहानी, रिश्वत का खेल। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में कलाकारों का बड़ा सम्मान था। उनके दरबार में संगीतकारों, गीतकारों, कवियों और नर्तकों का तांता लगा रहता था। वो सभी दरबार में अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और इसके बदले उन्हें पुरस्कार दिया जाता था।
महाराज किसी भी कलाकार को कोई भी पुरस्कार या धन राशि देने से पहले तेनालीराम से सलाह जरूर मांगते थे। उन्हें यह पता था कि तेनालीराम बुद्धिमान तो हैं ही, साथ में उन्हें कला की भी अच्छी पहचान है। तेनालीराम को मिलने वाले इस सम्मान से बाकी दरबारियों को जलन थी। दरबारी चाहते थे कि राजा तेनालीराम पर विश्वास करना बंद कर दे। एक बार तेनालीराम दरबार में न आ सके। उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए दरबारियों ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज तेनालीराम बहुत बेईमान आदमी है। जिस भी कलाकार को उसे पुरस्कार दिलाना होता है वो उससे पहले रिश्वत ले लेता है। इसलिए आप उससे इस विषय में सलाह लेना बंद कर दीजिए। 4-5 दिन तक तेनालीराम दरबार में नहीं आए तो दरबारियों ने फिर वही बात राजा से कही। सभी दरबारियों के बार बार कहने पर राजा को भी तेनालीराम पर शक हो गया। जब कुछ दिनों बाद तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुए तो उन्हें महाराज कुछ उखड़े उखड़े दिखाई दिए। तेनालीराम ने देखा कि अब महाराज ने किसी को पुरस्कार देने से पहले उससे सलाह लेना बंद कर दिया है। यह देखकर तेनालीराम बहुत उदास हो गए। फिर एक दिन राजा के दरबार में एक गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता खत्म होते ही तेनालीराम बोले, एक गायक के अलावा सबको इनाम मिलना चाहिए। लेकिन राजा ने तेनालीराम की बात टाल दी और बिल्कुल उल्टा व्यवहार किया। उन्होंने उस एक गायक को इनाम देकर बाकी सबको खाली हाथ लौटा दिया। तेनालीराम के लिए ये बहुत अपमानजनक बात थी। सभी दरबारी तेनालीराम का यह अपमान देखकर बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद दरबार में एक बहुत ही सुरीला गायक अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आया। राजा की आज्ञा पाकर उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज और सुरताल बहुत मधुर थे। उस दिन उसने दरबार में एक से बढ़कर एक गीत गाए और पूरी राजसभा को भाव विभोर कर दिया। जब उसका गायन समाप्त हुआ तो तेनालीराम उस गायक से बोले, तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है और मैंने ऐसे गीत अपने जीवन में कभी नहीं सुने। इस प्रतिभा के लिए तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं जरूर मिलनी चाहिए। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज बोले, तुम्हारी कला वाकई में लाजवाब है, लेकिन हमारे राजकोष में किसी गायक के लिए इतना धन नहीं है, इसलिए अब तुम जा सकते हो। राजा की बात सुनकर गायक बहुत निराश हो गया और अपने वाद्य यंत्र समेटकर जाने लगा। तेनालीराम को उस प्रतिभावान गायक की दशा पर बहुत तरस आया। उन्होंने भरे दरबार में उस गायक को एक पोटली दे दी। यह देखकर दरबारी विरोध करने लगे। सभी एक स्वर में बोले कि जब राजा ने गायक को कुछ नहीं दिया तो तेनालीराम कौन होता है खैरात बांटने वाला। राजा को भी तेनालीराम की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सेवकों को आदेश दिया कि गायक से वो पोटली छीनकर मेरे पास लाओ। सेवक पोटली लेकर राजा के पास आए। राजा ने उस पोटली को खोला तो उसमें मिट्टी का एक बर्तन था। मिट्टी का बर्तन देखकर राजा ने तेनालीराम से सवाल किया कि ये बर्तन तुम गायक को क्यों देना चाहते हो। तेनालीराम बोले, महाराज, बेचारा यह गायक इनाम तो हासिल नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम इस दरबार से खाली हाथ तो नहीं जाएगा। इस मिट्टी के बर्तन में वो तारीफ और वाहवाही भरकर ले जाएगा। तेनालीराम के मुंह से यह जवाब सुनकर राजा को उसकी दरियादिली और सच्चाई का ज्ञान हुआ। उनका गुस्सा गायब हो गया और राजा ने गायक को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी। इस तरह तेनालीराम ने अपनी सूझबूझ और ईमानदारी के बल पर राजा का विश्वास दोबारा हासिल कर लिया। वहीं तेनालीराम के विरोधी छोटा सा मुंह लेकर खड़े देखते रहे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच की हमेशा जीत होती है और उसे अंत में सम्मान भी मिलता है। आज हम तेनालीराम की 4 अनोखी कहानियां देखेंगे। पहली कहानी, बाबापुर की रामलीला। तेनालीराम हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से सबका मन जीतने के लिए जाने जाते थे। आए दिन राज्य पर आई किसी न किसी समस्या को सुलझाने के लिए वे अपना दिमाग लगाया करते थे। इसी तरह जब एक बार दशहरा पर नाटक मंडली विजयनगर नहीं पहुंच पाई तो तेनाली ने क्या किया, आइए जानते हैं। काशी की एक नाटक मंडली हमेशा दशहरे से पहले विजयनगर आया करती थी। यह नाटक मंडली विजयनगर में रामलीला किया करती थी और नगर वासियों का मनोरंजन किया करती थी। यह एक तरह से विजयनगर की संस्कृति थी और ऐसा हर साल हुआ करता था।
लेकिन एक साल ऐसा आया जब काशी नाटक मंडली के कई सदस्य बीमार पड़ गए और उन्होंने कह दिया कि वो विजयनगर नहीं आ पाएंगे। यह सुनकर महाराज कृष्णदेव राय और सारी प्रजा बहुत उदास हो गई। दशहरे को अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे और ऐसे में किसी और नाटक मंडली को बुलाकर रामलीला का आयोजन करवाना बहुत मुश्किल था। दरबार के मंत्रियों और राजगुरु ने आसपास के गांव की नाटक मंडली को बुलाने की कोशिश की, लेकिन किसी का भी आ पाना बहुत मुश्किल था। सबको निराश देख तेनालीराम ने कहा, मैं एक नाटक मंडली को जानता हूं। मुझे यकीन है कि वो विजयनगर में रामलीला करने के लिए जरूर तैयार हो जाएंगे। तेनाली की यह बात सुनकर सब खुश हो गए। इसके साथ ही राजा ने तेनाली को मंडली बुलाने की जिम्मेदारी सौंप दी और तेनाली ने भी रामलीला की तैयारी करना शुरू कर दी। विजयनगर को नवरात्र के लिए सजाया गया और रामलीला मैदान की साफ सफाई करवाकर वहां बड़ा सा मंच बनवाया गया। उसी के साथ मैदान पर बड़ा सा मेला भी लगवाया गया। जब नगर में रामलीला होने की खबर फैली तो सारी जनता रामलीला देखने के लिए उत्सुक हो गई। रामलीला वाले दिन सभी लोग रामलीला देखने के लिए मैदान में इकट्ठे हो गए। वहीं महाराज कृष्णदेव राय, सभी मंत्रीगण और सभा के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे। सभी ने रामलीला का खूब मजा उठाया। जब नाटक खत्म हो गया तो सभी ने उसकी बहुत तारीफ की। खासकर नाटक मंडली में मौजूद बच्चों की कलाकारी सभी को बहुत पसंद आई थी। महाराज सभी से इतना खुश थे कि उन्होंने पूरी नाटक मंडली को महल में खाना खाने का न्योता दे दिया। जब पूरी मंडली महल आई तो सभी ने महाराज, तेनाली और अन्य मंत्रीगण के साथ भोजन किया। इस दौरान महाराज ने तेनालीराम से पूछा कि उन्हें इतनी अच्छी मंडली कहां से मिली। इस पर तेनाली ने उत्तर दिया, ये मंडली बाबापुर से आई है महाराज। बाबापुर? इस जगह का नाम तो हमने कभी नहीं सुना। कहाँ है ये? महाराज ने आश्चर्य से पूछा। यहीं विजयनगर के पास ही है महाराज। तेनाली की यह बात सुनकर मंडली के सदस्य मुस्कुराने लगे। इस पर महाराज ने उनसे मुस्कुराने की वजह पूछी तो मंडली का एक बच्चा बोला, महाराज, हम विजयनगर के ही रहने वाले हैं। इस मंडली को तेनाली बाबा ने तैयार करवाया है और इसलिए हमारा नाम बाबापुर की मंडली है। बच्चे की यह बात सुनकर महाराज सहित सभी लोग ठहाके लगाने लगे। कहानी से सीख। साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे दूर न किया जा सके। बस इसके लिए संयम और बुद्धिमानी से काम लेने की जरूरत होती है, जैसे इस कहानी में तेनालीराम ने किया। दूसरी कहानी, झगड़ालू चमेली की कहानी। चाननपुर नामक गांव में चमेली नाम की एक महिला रहती थी, जिसके पति का नाम माधो था। चमेली अपने पति से खूब लड़ती झगड़ती और उस पर अपना रौब झाड़ती थी। दोनों की एक पुत्री भी थी, जिसका नाम चांद कुमारी था। चांद कुमारी देखने में बहुत ही सुंदर थी। इतनी सुंदर व योग्य होने के बावजूद भी कोई उससे शादी नहीं करना चाहता था। इसका एकमात्र कारण थी चांद कुमारी की मां चमेली। गांव में हर कोई चमेली के झगड़ालू व्यवहार के बारे में जानता था। वहीं तेनालीराम अपनी बुद्धिमानी के कारण बेहद प्रसिद्ध थे। उनकी इस प्रसिद्धि के कारण कई लोग उनसे जलते भी थे। एक दिन ऐसे ही ईर्ष्या करने वाले लोगों में से एक व्यक्ति उनके घर आया। वह तेनाली से कहने लगा कि चाननपुर गांव में चांद कुमारी नाम की बहुत ही रूपवती लड़की रहती है। वह उस सुंदर कन्या का रिश्ता तेनालीराम के भाई के लिए लेकर आया है। वह आदमी चाहता था कि विवाह पश्चात चांद कुमारी भी अपनी मां की तरह अपने पति पर रौब झाड़े और उसे डरा कर रखे। यह सोच मन में लिए ही वह तेनाली के यहाँ आया था, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि तेनालीराम का कोई भाई था ही नहीं। तेनालीराम को उस आदमी की खराब नियत का पता शुरू में ही लग चुका था, क्योंकि वे भी चमेली के झगड़ालू आदत के बारे में पहले से ही जानते थे। तेनाली ठहरा अति बुद्धिमान। उसने नाटक करते हुए लड़की के बारे में और जानकारी ली। अंत में रिश्ते के लिए हामी भरी और उस आदमी को चाय पानी पिलाकर विदा किया।
अब परेशानी यह थी कि विवाह के लिए तेनालीराम को एक भाई की आवश्यकता थी, क्योंकि वह विवाह के लिए हाँ कर चुका था। उसकी तलाश में तेनाली दूसरे गांव की ओर चल पड़े। वह युवक की तलाश कर ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक परेशान युवक मिला। जब तेनालीराम ने उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने जवाब दिया, मैं काम की तलाश में हूं। क्या आपके पास मेरे लिए कोई भी काम होगा? तेनाली ने उसे काम देने का वादा किया और कहा, इसके बदले में तुम्हें मेरी इच्छानुसार विवाह करना होगा। तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि जिस लड़की से मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूं वह बहुत ही सुंदर व योग्य है। यह सुनकर वह युवक खुश हो गया। इधर चांदकुमारी के घर भी विवाह के प्रस्ताव को सुनकर सभी लोग खुश थे। जल्दी से पंडित को बुलाकर विवाह की तारीख पक्की की गई और तैयारियां शुरू हो गई। बड़ी धूमधाम से चांदकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। विदाई का समय आया तो चांदकुमारी की मां चमेली ने अपनी पुत्री के कान में कहा, बेटी, मैं तुम्हारे पिता को रोज डरा धमकाकर अपने नियंत्रण में रखती हूं। अगर तुम भी शुरुआत से ही अपने पति पर रौब झाड़ोगी तो तुम्हारा पति भी तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा। चांदकुमारी ने अपनी मां की बात को ध्यान से सुना और उनकी बात मान ली। चमेली ने अपने पति माधव को भी कहा कि वह भी थोड़े दिन अपनी पुत्री के यहाँ हो आए। धीरे धीरे समय बीता और चांदकुमारी को यह एहसास हुआ कि उसके पति व तेनालीराम बहुत ही अड़ियल व रूखे स्वभाव के हैं, लेकिन फिर भी वह किसी न किसी बात पर हर रोज अपने पति से लड़ ही लेती थी और अपने गुस्से का प्रदर्शन भी कर देती थी। इधर माधव भी वहीं रह रहा था तो तेनालीराम ने उसे दूध, घी, बादाम आदि पौष्टिक भोजन खूब खिलाया और कुछ ही महीनों में उसे तगड़ा बना दिया। जब वह अपने घर चांदनपुर लौटने लगा तो तेनालीराम ने उसे अपने पास बुलाया और समझाया, देखो मित्र, मैं जानता हूं कि इतने वर्षों में तुमने बहुत कुछ सहा है। अगर तुम शुरुआत से ही अपनी पत्नी से डरने के बजाय उसके बातों और गुस्से का उल्टा जवाब देते और उसे समझाते तो आज यह नौबत नहीं आती है। इसलिए अब वक्त आ गया है जब तुम्हें हिम्मत दिखाकर अपनी पत्नी के गुस्सैल स्वभाव को ठीक करना होगा। अब तुम्हें खुद पता है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें खुद ही अपनी मदद करनी होगी। माधव तेनालीराम की बात समझ गया। उसने उन्हें शुक्रिया कहा और अपने घर की ओर रवाना हुआ। जब वह घर पहुंचा तो चमेली उसे देखकर बेहद खुश हुई। उसने अपने पति का खूब आदर सत्कार तो किया, लेकिन फिर वह उस पर रौब झाड़ने के बहाने ढूंढने लगी। ऐसा सोचते हुए वह जैसे ही अपने पति पर चिल्लाने के लिए आगे बढ़ी कि इतने में उसके पति ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। वह उस पर खूब गुस्सा करने लगा। उसकी बातें सुनकर सारे पड़ोसी वहां आ गए। सबने माधव को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन माधव का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इतनी बातें सुनकर चमेली को सबक मिल चुका था। उसकी आंखें भर आई थी। उसे पता चल गया था कि जब कोई किसी को बुरा बोलता है या उसका सम्मान नहीं करता तो कितना दुख होता है। थोड़ी देर में माधव का गुस्सा भी शांत हो गया और उसने चमेली से माफी मांगी और कहा कि उसने यह सब सिर्फ उसे सबक सिखाने के लिए किया था। अब चमेली भी पूरी तरह बदल गई थी और उसने भी अपने बुरे बर्ताव के लिए माधव से माफी मांगी। ये सब होने के बाद उसने अपनी पुत्री चांदकुमारी को भी समझा दिया था कि वह भी अपने पति की कही बातों को माने और उससे लड़ाई झगड़ा न करे। साथ ही उसने अपनी बेटी को यह भी कहा कि किसी भी रिश्ते में स्नेह और सम्मान होना बहुत जरूरी है। अपनी मां से यह सब सुनने के बाद चांदकुमारी भी अपने पति के साथ आदर सम्मान और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों व प्रियजनों को कम नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उनके साथ प्रेम व विश्वास से अपना जीवन खुशी खुशी बिताना चाहिए। किसी भी रिश्ते में आपसी समझ और मान सम्मान बहुत जरूरी होता है। तीसरी कहानी, कौवों की गिनती। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से महाराज कृष्णदेव अच्छी तरह से परिचित थे। इसलिए महाराज कई बार तेनालीराम से ऐसे सवाल पूछ लेते थे
जिसका जवाब देना मुश्किल होता था। कोई और होता तो महाराज के सवाल सुनकर अपना सिर पकड़ लेता, लेकिन तेनालीराम के पास तो जैसे हर मर्ज की दवा थी और हार मानना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था। ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तेनाली, क्या तुम बता सकते हो हमारे राज्य में कौवों की कुल संख्या कितनी होगी? महाराज का सवाल सुनने के कुछ देर बाद तेनालीराम ने सिर हिलाते हुए कहा कि वह बता सकता है कि राज्य में कुल कितने कौवे हैं। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज ने कहा, एक बार फिर से सोच लो तेनाली, तुम्हें कौवों की सटीक संख्या बतानी है। महाराज जानते थे कि कौवों की सटीक संख्या बताना मुश्किल है, फिर भी वह जानना चाहते थे कि आखिर तेनाली कैसे पूरे राज्यों के कौवों की संख्या का पता लगाएगा। तेनालीराम ने एक बार फिर पूरे विश्वास से कहा, महाराज, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं आपको राज्य के कुल कौवों की संख्या जरूर बताऊंगा। महाराज को लगा कि तेनालीराम जरूर उनका मूर्ख बनाना चाहता है। महाराज ने तेनालीराम से कहा कि अगर वह ठीक एक सप्ताह बाद उन्हें राज्य के कौवों की संख्या नहीं बता पाया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। महाराज की बात सुनकर तेनालीराम ने दोबारा विश्वास से कहा, निश्चिंत रहिए महाराज, आपको आपके प्रश्न का सटीक उत्तर अगले हफ्ते तक मिल जाएगा। इसके बाद महाराज से अनुमति लेकर तेनालीराम चले गए। ठीक एक सप्ताह बाद तेनालीराम महाराज के समक्ष पहुंचे। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैंने हमारे राज्य के कुल कौवों की संख्या पता कर ली है। हमारे राज्य में कुल 2,20,021 कौवे हैं। तेनालीराम का जवाब सुनकर महाराज हैरान हो गए और कहने लगे कि क्या सच में उनके राज्य में कौवों की संख्या इतनी है? महाराज को आश्चर्यचकित देखकर तेनालीराम ने कहा, महाराज, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप किसी और से गिनवा सकते हैं। महाराज ने कहा, अगर कौवों की गिनती कम ज्यादा हुई तो क्या तुम मृत्युदंड के लिए तैयार हो? महाराज की बात सुनकर तेनालीराम ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राज्य में कौवों की संख्या 2,20,021 ही है। अगर इनमें से कुछ कम ज्यादा हुआ तो जरूर कुछ कौवे राज्य से बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे या फिर कुछ कौवे राज्य में अपने रिश्तेदार कौवों के पास आए होंगे। तेनालीराम का जवाब सुनकर महाराज दंग रह गए। महाराज को उनके सवाल का सटीक जवाब मिल चुका था और वह तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। कहानी की सीख, इस दुनिया में बुद्धि से बड़ा कोई बल नहीं होता। अगर बुद्धिमत्ता व सूझबूझ से काम लिया जाए तो जटिल से जटिल समस्या व सवालों का हल निकाला जा सकता है। चौथी कहानी, लाल मोर की कहानी। विजयनगर राज्य के राजा थे कृष्णदेव राय, जिन्हें पशु पक्षियों के साथ साथ अद्भुत और अनोखी चीजों का भी बहुत शौक था। यही कारण था कि मंत्रियों से लेकर दरबारी हमेशा अनोखी चीजों की खोज में लगे रहते थे। वे उन अनोखी चीजों को देकर न सिर्फ महाराज को खुश करना चाहते थे, बल्कि उनसे उपहार और पैसे ऐंठना भी उनका मकसद था। एक बार की बात है, महाराज का एक दरबारी उनको खुश करने के लिए एक अनोखा लाल रंग का मोर रंगाई करने वाले से रंगवा कर लेकर आया। वह दरबारी उसे सीधे महाराज के पास ले आया और बोला, महाराज, मैंने यह अनोखा मोर मध्य प्रदेश के घने जंगलों से मंगवाया है। महाराज ने भी उस मोर को देखा और वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बोला, लाल मोर, यह तो सच में बहुत अद्भुत है और यह शायद ही कहीं मिल पाएगा। इसे मैं अपने बगीचे में बहुत ही सावधानी पूर्वक रखवाऊंगा। अच्छा, अब यह बताओ कि इसे मंगाने में तुम्हारे कितने पैसे खर्च हुए? दरबारी अपनी बढ़ाई सुनकर काफी खुश हुआ और बोला, महाराज, आपके लिए यह अनोखा मोर ढूंढने के लिए मैंने अपने 2 सेवकों को लगाया था। वो दोनों पूरे देश की यात्रा पर निकले हुए थे। कई सालों तक इस अद्भुत चीज को ढूंढते रहे। सालों की खोज के बाद अब जाकर इन्हें यह लाल रंग का मोर मिला है। इन सब में मेरे करीब 25,000 रुपए खर्च हुए हैं। यह सुनने के बाद राजा ने तुरंत कहा, दरबारी को 25,000 रुपए दे दिए जाएं। इसके साथ ही राजा ने यह भी कहा कि यह तो वो रुपए हैं जो आपने खर्च किए हैं। इसके अलावा 1 हफ्ते बाद आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा।
यह सुनकर दरबारी खुश हो गया और तेनाली की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी इस मुस्कुराहट से तेनाली सारी बात समझ गया, लेकिन उसने मौके को देखकर चुप रहना ही सही समझा। तेनाली यह भी जानता था कि लाल रंग का मोर कहीं भी नहीं पाया जाता है। वो समझ चुका था कि यह दरबारी की कोई चाल है। उसके अगले ही दिन तेनाली ने उस रंगाई करने वाले व्यक्ति को ढूंढ निकाला जिसने मोर को लाल रंग से रंगा था। तेनाली उसके पास 4 और मोर लेकर गया और उसे रंगवाकर दरबार में ले आया। उसने दरबार में कहा, महाराज, हमारे दरबारी दोस्त 25,000 में बस एक ही मोर लेकर आए थे, लेकिन मैं 50,000 में उससे भी सुंदर 4 मोर लेकर आया हूँ। राजा उन मोर को देखकर आकर्षित हो गए, क्योंकि वो मोर सच में काफी सुंदर और सुर्ख लाल थे। इसके बाद राजा ने तेनाली को 50,000 रुपए देने का आदेश दिया। यह सुनते ही तेनाली ने दरबार में बैठे एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस इनाम का हकदार मैं नहीं बल्कि यह कलाकार है। इसी कलाकार ने नीले मोर को लाल रंग में बदला है। यह किसी भी चीज के रंग को बदल सकता है, इसमें यह कला है। यह सुनते ही महाराज सब कुछ समझ गए कि दरबारी ने उन्हें ठगने की कोशिश की है। राजा ने तुरंत दरबारी को दिए गए 25,000 लौटाने का आदेश दिया और साथ ही 5,000 का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही उसने कलाकार को पुरस्कार भी दिया। कहानी से सीख। साथियों, देखा जाए तो इस कहानी में 2 सीख है। पहली कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरी बात कि कभी भी किसी खूबसूरत चीज को देख जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए।